नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट हम। पहली खबर देखिए, जहां गेरुआ नदी पुल की जर्जर हालत उजागर, तकनीकी टीम ने किया विस्तृत निरीक्षण। झारखंड बिहार सीमा पर स्थित सोनार गांव के पास केरवा नदी पर बने उच्च स्तरीय पुल की जर्जर स्थिति को लेकर विभाग हरकत में आ गया है। पुल की खराब हालत संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद विशेष प्रमंडल गोड्डा की 4 सदस्यीय तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। टीम में सहायक अभियंता राजीव रंजन सिंह, रत्नेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता मिहिर कुमार और सुधीर कुमार शामिल थे। जांच के दौरान पाया गया कि बालू के अवैध खनन और लगातार कटाव के कारण पुल के 2 पिलर कमजोर हो चुके हैं। कई जगहों पर सरिया के ज्वाइंट तक खुल गए हैं, जिससे संरचना की मजबूती पर सीधा प्रभाव पड़ा है। पुल की ऊपरी सतह पर गड्ढे बन गए हैं, जबकि अप्रोच पथ भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते भारी वाहनों के आवागमन में दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। टीम ने पूरे पुल ढांचे की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की और उनसे पुल की वर्तमान स्थितियों, जोखिमों से जुड़ी जानकारी ली। ग्रामीणों ने विभाग की त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। रिपोर्ट को शीघ्र ही उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर में जन शिकायत निवारण दिवस। डीसी ने कहा किसी भी आवेदन को लंबित न रखे, समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। जमशेदपुर में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्या और सुझाव सुने। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को हुई बैठक में पेंशन स्वीकृति, पारिवारिक प्रताड़ना, दुकान आवंटन, रास्ता अवरोध, भूमि विवाद, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन मोबाइल टावर लगाने की शिकायत, दीदी कैफे खोलने के लिए स्थान उपलब्धता, चिकित्सा सहायता, अबू आवास योजना का लाभ, रोजगार, बकाया वेतन और ई ट्राईसाइकिल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश के साथ अग्रसित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी आवेदन को बिना कारण लंबित न रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले में तय समय सीमा के भीतर पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर मामलों पर विभागों को विशेष निगरानी रखने, आवश्यक कदम उठाने और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। उपायुक्त ने जोर दिया कि शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध परिणाम ही जिले की कार्यप्रणाली का आधार होनी चाहिए। अगली खबर देखिए, जहां चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी शराब के खिलाफ छापेमारी, 3 गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस ने मंझारी थाना क्षेत्र के कदरागुट्टू गांव में अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिलने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर बहामन टूटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई थी, जिसने 9 दिसंबर 2025 को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुंद्रा ताती, यदुनाथ लागुरी उर्फ अरुण और हरिश्चंद्र लागुरी को गिरफ्तार किया गया। कुंद्रा ताती की किराना दुकान से बड़ी मात्रा में मिलावटी अंग्रेजी शराब मिली, जबकि अन्य 2 आरोपियों के घरों में से अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जब शराब में मैकडॉवेल्स, आइकॉन, रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज सहित कई ब्रांड की 180 ml, 375 ml और 750 ml की कुल 144 बोतलें तथा 27 बियर शामिल हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। कार्रवाई में डीएसपी बहामन टूटी, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, धनंजय सिंह, दिलीप साई माझी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, जितेंद्र कुमार और मंझारी थाना पुलिस शामिल रही। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत थाना डायल 112 या कंट्रोल रूम नंबर 9508243546 पर दे। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब और अपराधी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अगली खबर तो सराय क्लास है, जो आदित्यपुर में आवास बोर्ड की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर हंगामा, विरोध के बीच 3 प्लॉटों की निशानदेही पूरी। आदित्यपुर 2 में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई बुधवार को जोरदार विरोध के बीच शुरू हुई। रोड नंबर 13 और 14 स्थित प्लॉट संख्या 4, 7 और 12 पर कब्जा हटाने के लिए आवास बोर्ड की टीम पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ पहुंची थी। कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के तहत मूल आवंटियों को उनका वैधानिक कब्जा दिलाने के लिए की जा रही थी। कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। वर्तमान वार्ड पार्षद रिंकू रॉय ने दावा किया कि आवास विभाग के खिलाफ मामला हाईकोर्ट में पहले से लंबित है, इसलिए कार्रवाई जबरन कब्जा दिलाने की कोशिश है। इससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता अरशद हुसैन ने बताया कि समृद्ध भूखंड वास्तविक आवंटियों को कोर्ट के आदेश पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध के बावजूद 3 प्लॉटों पर निशानदेही पूरी कर ली गई और गुरुवार को अभियान फिर से चलाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान गम्हरिया सीओ प्रवीण कुमार, मजिस्ट्रेट सुनील चौधरी, आरआईटी प्रभारी संजीव कुमार सिंह और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। वहीं दूसरी ओर आदित्यपुर राममेड़िया बस्ती में जर्जर नाली और सड़क निर्माण शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी गई। अगला खबर भी देखिए, सराय क्लस्टर है, जो राजनगर में ठंड से बढ़ी परेशानी, अलाव और कंबल वितरण न होने पर ग्रामीणों का प्रशासन के खिलाफ आक्रोश।
राजनगर प्रखंड में बढ़ती ठंड के बीच अलाव और कंबल की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुधवार शाम पखांडी में कुछ ग्रामीणों ने ठंड से राहत पाने के लिए स्वयं ही अलाव जलाकर इंतजाम किया। इसी दौरान खोखरो गांव के युवा समाजसेवी अजय कुमार गोप ने प्रशासन पर अपेक्षक आरोप लगाया। अजय कुमार गोप ने कहा कि जिले के उपायुक्त के निर्देश पर अन्य प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनगर में अब तक ना तो अलाव जलाए गए और न ही गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि प्रशासन की अनदेखी चिंताजनक है, जबकि क्षेत्र में लगातार तापमान गिरने से आम जन विशेषकर बुजुर्ग और दैनिक मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल अलाव व्यवस्था सुनिश्चित करने और कंबल वितरण शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो ग्रामीण इस मुद्दे पर मजबूत कड़ा रुख अपनाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते व्यवस्था नहीं होने पर ठंड से प्रभावित लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। अगली खबर देखिए, जहां बीएसएल में 49 महीनों के बकाया अरियर पर गतिरोध, यूनियन ने पूरे एनजेसीएस बैठक बुलाने की मांग की। बोकारो स्टील प्लांट में सेल कर्मियों के 49 महीने के बकाया एरियर, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट और पक्ष के लंबित मामलों को लेकर मंगलवार को नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील इंडस्ट्री की सब कमेटी की बैठक बेनतीजा रही। बैठक में प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति में बकाया एरियर का भुगतान संभव नहीं है और मंत्रालय के एफोर्डेबिलिटी क्लॉज के तहत 2027 के पे रिविजन की तैयारी शुरू करने की सलाह दी। इस पर यूनियन ने कहा कि पहले पुराने समझौता के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाए। काफी बहस के बाद यूनियन नेताओं ने पूरे एनजीसीएस मीटिंग बुलाने की मांग की ताकि सभी लंबित मुद्दों पर स्पष्ट चर्चा हो सके। यूनियन ने यह भी कहा कि विजाग में प्रोडक्शन टारगेट पूरे होने के बाद सैलरी संबंधी सर्कुलर लेबर कोड्स द्वारा लागू किए गए खतरनाक ट्रेंड का उदाहरण है। बैठक में इंटेक्स से हरजीत सिंह, C2 से विश्वरूप बनर्जी, एटेक्स से विद्यासागर गिरी, HMS से राजेंद्र सिंह, BMS से DK पांडे और प्रबंधन की ओर से ED HR कॉर्पोरेट राजीव पांडे, ED HR VSP पवन कुमार, ED फाइनेंस BSP प्रवीण निगम, CGM HR हरमोहन झा और मौल्य गोस्वामी मौजूद रहे। BAKS अध्यक्ष हरिओम ने कहा कि यह पहली बार है जब प्रबंधन वेतन समझौता से 1 वर्ष पहले चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्रस्तुत कर रहा है। उनका आरोप है कि प्रबंधन और NJCS गठजोड़ पुराने एरियर को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार BKS पूरी तरह तैयार है और कर्मचारियों के हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अगला खबर देखिए, जो धनबाद प्रखंड मुखिया संघ ने थाना प्रभारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा, 72 घंटे में हटाने की मांग। गिरिडीह के धनबाद प्रखंड में मुखिया संघ ने थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल के खिलाफ विरोध जताया है। मंगलवार को धनबाद प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर पासवान के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि 72 घंटे के भीतर थाना प्रभारी को हटाया जाए। संघ का आरोप है कि थाना लूट भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और थानेदार आम लोगों को न्याय दिलाने की बजाय पीड़ित पक्ष को धमकाते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही में बरजो मुखिया सुभाष यादव पर हुए जानलेवा हमले के दौरान भी थाना प्रभारी का रवैया असंवेदनशील रहा। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी ने मुखिया के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे मुखिया आहत है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन में जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल, मुखिया मोहम्मद असगर इमाम, मुजाहिद अंसारी, बाल मुकुंद यादव, नरेश यादव, भुवनेश्वर साव सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। इस मामले में भरजो मुखिया के समर्थन में बगोदर मुखिया संघ ने भी बैठक कर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई और थाना प्रभारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। बैठक में मुखिया तुलसी महतो, सरिता साव, रामचंद्र यादव, संतोष मंडल, बंदन महतो, पूर्व मुखिया संतोष रचक और टेकलाल चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। मुखिया संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वे जिला और राज्य स्तर तक आंदोलन करेंगे। अगली खबर देखिए, गढ़वा में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार और लाखों की नकद बरामद। गढ़वा शहर में नशे के खिलाफ पुलिस अभियान के तहत मंगलवार देर शाम बड़ी सफलता मिली। गढ़देवी मोहल्ला में चल रहे ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और लाखों रुपए की नकदी बरामद की। जानकारी मिली है कि यह नेटवर्क बिहार के सासाराम से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम बनाई गई। टीम में थाना पुलिस के साथ तकनीकी और खुफिया इकाइयां भी शामिल थी। सूचना की पुष्टि होने पर गढ़देवी मोहल्ला में छापेमारी की गई। पुलिस को देख कुछ लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही राहुल कुमार और विनोद राम उर्फ सोलन को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस को 29.2 ग्राम ब्राउन शुगर, 2,80,000 नकद, 6 मोबाइल फोन, पैकिंग सामग्री और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पूछताछ में राहुल कुमार ने बताया कि वो सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर गढ़वा में सप्लाई करता था और इसे 500 से 700 प्रति पुड़िया में बेचा जाता था। पुलिस को संदेह है कि इस रैकेट में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि आगे भी ऐसे नशा तस्करी रैकेट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अगली खबर देखिए, जब भरनों में दर्दनाक हादसा, हाईवा की चपेट में दंपति, पत्नी की मौत, रोड जाम कर फूटा आक्रोश।
भरनो थाना क्षेत्र के पुराना थाना मोड़ के पास गुमला रांची मुख्य मार्ग NH-43 पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार सुपा निवासी दंपति को कुचल दिया। हादसे में 35 वर्षीय सुंदरी बीबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति मुजली मृदा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका एक पैर टूट गया है। दंपति का 8 वर्षीय बेटा यासीन हादसे में बाल बाल बच गया, क्योंकि टक्कर लगते ही वो बाइक से दूर जाकर गिरा। जानकारी के अनुसार परिवार भरनो की ओर आ रहा था, तभी तेज गति से सिसाई की ओर जा रहे हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पति पत्नी वाहन के पिछले टायर के नीचे आ गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में रोजाना अवैध बालू परिवहन होता है और हाईवा तेज रफ्तार में चलाए जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही है। साथ ही आरकेडी कंपनी पर भी आरोप लगाया गया कि दोनों सर्विस लेन पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके कारण वाहनों का रॉन्ग साइड से आवागमन हो रहा था और यही दुर्घटना की बड़ी वजह बनी। खबर लिखे जाने तक जाम जारी था और प्रशासन द्वारा सर्विस रोड से मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। अगली खबर देखिए, जहां पलामू टाइगर रिजर्व से शुरू होगी झारखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ काउंटिंग। पलामू में इस बार वन्यजीव संरक्षण को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक अभियान शुरू हो रहा है। झारखंड में पहली बार बाघों के साथ गिद्ध और हाथियों की भी वैज्ञानिक तरीके से गिनती की जाएगी। ये सर्वे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का हिस्सा है, जो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अभियान का पहला चरण 15 दिसंबर से शुरू होगा और अप्रैल तक 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व के निदेशक और राज्य के नोडल अधिकारी एसआर नटेश ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य को 6 रीजन पलामू, दुमका, रांची, हजारीबाग, बोकारो और सारंडा में बांटा गया है। केवल पीटीआर में 700 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे राज्य में 1600 फॉरेस्ट गार्ड और सैकड़ों ट्रैकर इस काम में जुटे हैं। इस बार कैमरे 21 की जगह 28 दिनों तक सक्रिय रहेंगे, ताकि और अधिक सटीक डेटा मिल सके। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और डेटा सीधे ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। अंतिम रिपोर्ट इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को जारी होगी। बड़ी खबर की इस खास बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।